आज है 18 नवंबर मंगलवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज हम बात करेंगे वोटर लिस्ट में हो रहे बदलावों पर, जिसे अर्थशास्त्री पराकला प्रभाकर ने राजनीतिक नरसंहार का नाम दिया है। साथ ही आनंद तेलतुंबड़े से समझेंगे कि क्या भारत में चुनाव सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया है, जहां रेफरी ही प्रधानमंत्री चुन रहा हो। योगेंद्र यादव विश्लेषण करेंगे कि नरेंद्र मोदी सिर्फ नफरत ही नहीं, उम्मीद भी बेचते हैं और विपक्ष के पास इसका जवाब क्यों नहीं है। इसके अलावा हम नज़र डालेंगे इंटरनेट की आज़ादी पर आई नई रिपोर्ट, जिसमें भारत की रैंकिंग और फिसली है। माओवाद के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी में 50 लाख के इनामी हिडमा के मारे जाने की खबर, और यह जानेंगे कि कैसे भारतीय छात्रों का अमेरिका से मोहभंग हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार जाने माने अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार पराकला प्रभाकर ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को राजनीतिक नरसंहार बताया है। उन्होंने नागरिकों से इसका बहिष्कार करने की अपील की है। धारवाड़ में अड्डेलू कर्नाटक यानी जागो कर्नाटक और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित एक जागरूकता सत्र में बोलते हुए उन्होंने एसआईआर के गंभीर परिणामों पर प्रकाश डाला। प्रभाकर ने कहा, हमें यह समझना होगा कि एसआईआर एक ऐसा अभ्यास है जिसे समाज के एक विशेष वर्ग द्वारा एक समान समाज स्थापित करने के लिए लाया जा रहा है। हमें दुनिया भर में अतीत में हुए ऐसे प्रयासों को देखना चाहिए। एशिया, यूरोप और अमेरिका में क्या हुआ? वहां हत्याओं का दौर चला था, लेकिन अब समय बदल गया है और हत्याएं नहीं हो रही हैं। अब किसी को मारना उसके नाम को वोटर लिस्ट से हटाने जैसा है। ये बिना खून खराबे के नरसंहार का एक नया रूप है। एसआईआर और कुछ नहीं बल्कि राजनीतिक नरसंहार है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जोर देकर कहा कि नागरिकों को चुप नहीं बैठना चाहिए और इसका बहिष्कार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एसआईआर के खिलाफ लड़ाई को राजनीतिक दलों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि नागरिकों को खुद लड़ना होगा। प्रभाकर ने कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी उदासीनता के कारण ही एसआईआर यहाँ तक पहुंचा है। अगर हमने भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना या दंगों में निर्दोषों के मारे जाने या मणिपुर के जलने जैसी घटनाओं का विरोध किया होता, तो सत्ता में बैठे लोग एसआईआर लाने से हिचकिचाते। उन्होंने तर्क दिया कि एसआईआर का असली खतरा केवल किसी पार्टी को चुनाव जिताना नहीं है, बल्कि यह संविधान को बदलने जैसा है। उन्होंने कहा, संविधान एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत के आधार पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, लेकिन एसआईआर उस अधिकार को नकार रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एसआईआर अल्पसंख्यकों, महिलाओं, निरक्षरों और गरीबों को राजनीतिक रूप से खत्म करने का एक हथियार है। अंत में उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, जो लोग नहीं चाहते कि ये देश हिंदू पाकिस्तान बने, उन्हें सड़कों पर उतरना चाहिए और एसआईआर को ना कहना चाहिए। हाल ही में हुए बिहार चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर राजनीतिक पंडितों को विश्लेषण का मौका दिया है। लेकिन क्या यह विश्लेषण सिर्फ सीटों के जोड़ घटाव तक सीमित रहना चाहिए? हरकारा डीप डाइव पर निधिश त्यागी के साथ एक खास बातचीत में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और विद्वान प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े इस सही विश्लेषण से कहीं आगे जाते हैं। उनका तर्क है कि भारत में समस्या सिर्फ एक चुनाव हारने या जीतने की नहीं है, बल्कि उस पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खत्म होने की है जिस पर हम भरोसा करते आए हैं। तेलतुंबड़े अपनी बातचीत की शुरुआत एक चौंकाने वाले तर्क से करते हैं, जो उन्होंने अपने एक लेख में भी दिया था, कि विपक्ष को इन चुनावों का बहिष्कार कर देना चाहिए था। उनके अनुसार जब चुनाव कराने वाली संस्था यानी चुनाव आयोग की निष्पक्षता ही सवालों के घेरे में हो, तो चुनाव में हिस्सा लेना उस धांधली को वैधता देने जैसा है। उन्होंने बताया कि 2023 में लाए गए कानून के बाद जहां चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सीधे प्रधानमंत्री के नियंत्रण में आ गई है, वहां निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करना बेमानी है। ये बातचीत सिर्फ संस्थाओं पर कब्जे तक सीमित नहीं रहती। तेलतुंबड़े विपक्ष की भूमिका पर भी कड़े सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि विपक्ष बिजनेस एज यूजुअल के मोड में काम कर रहा है, जबकि 2014 के बाद देश का पूरा ढांचा बदल दिया गया है। विपक्ष ने जनता के मुद्दों पर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं किया। जो बड़े आंदोलन जैसे किसान आंदोलन और सीएए विरोध हुए भी, वे जनता ने खुद खड़े किए और राजनीतिक दलों ने उनसे कोई सबक नहीं सीखा। बातचीत का दायरा और बड़ा होता है जब तेलतुंबड़े भारत की स्थिति को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में रखते हैं।
वे कहते हैं कि नव उदारवादी पूंजीवाद की विफलता के बाद दुनिया भर में तानाशाही ताकतें उभर रही हैं। लेकिन भारत की स्थिति ज़्यादा गंभीर और अनूठी है, क्योंकि यहाँ सत्ता में आई विचारधारा यानी आरएसएस बीजेपी ने 100 साल की तैयारी के साथ अपनी ज़मीन बनाई है। इसका मुकाबला करने के लिए जिस संगठित और वैचारिक स्पष्टता की ज़रूरत है, वो विपक्ष में दूर दूर तक नज़र नहीं आती। दलित राजनीति और युवाओं की भूमिका पर भी वे निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं। उनके मुताबिक खुद को अम्बेडकरवादी कहने वाली पार्टियां बिना किसी सिद्धांत के अवसरवादी बन गई हैं और नौजवान पीढ़ी नव उदारवाद की देन है, जो व्यक्तिगत सफलता की दौड़ में इतनी उलझी है कि उसे सामूहिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई परवाह नहीं। अंत में प्रो तेलतुम्बडे कहते हैं कि माहौल बेहद निराशाजनक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई रास्ता नहीं है। पर रास्ता तभी निकलेगा जब हम यह मान लें कि पुराने तरीके अब काम नहीं करेंगे और इस देश की अनूठी चुनौतियों के लिए हमें अपने ही समाधान खोजने होंगे। ये बातचीत एक चुनावी विश्लेषण नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के भविष्य पर एक जरूरी चेतावनी है। बिहार चुनाव में एनडीए की जबरदस्त जीत और महागठबंधन की करारी हार ने भारतीय राजनीति के दो सबसे बड़े सवालों को फिर से सामने ला खड़ा किया है। आखिर बीजेपी और नरेंद्र मोदी बार बार क्यों जीतते हैं? और कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार क्यों हारते हैं? भारत के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने करण थापर के साथ एक इंटरव्यू में इन सवालों की गहराई से पड़ताल की। ये धारणा आम है कि नरेंद्र मोदी की जीत का राज सांप्रदायिकता और नफरत है। योगेंद्र यादव इस बात से इनकार नहीं करते, लेकिन उनका मानना है कि यह पूरी तस्वीर नहीं है। मोदी की सफलता का एक बड़ा कारण उनकी एक सकारात्मक कहानी गढ़ने की क्षमता है। वो अपने भाषणों में एक साथ देश के गौरवशाली अतीत और सुनहरे भविष्य की तस्वीर पेश करते हैं। वो लोगों को यह एहसास दिलाते हैं कि आपका देश महान है, आपकी सभ्यता महान है और हम सब मिलकर इसे और बेहतर बना रहे हैं। यादव कहते हैं कि मोदी के राजनीतिक तरकश में नफरत के अलावा एक राष्ट्रवादी कल्पना और बेहतर भविष्य का वादा भी है। इसके अलावा बीजेपी की जीत का श्रेय सिर्फ मोदी के करिश्मे को नहीं, बल्कि उनकी अभूतपूर्व चुनावी मशीनरी को भी जाता है। योगेंद्र यादव इसकी तुलना कोटा के कोचिंग संस्थानों से करते हैं। जैसे कोटा ने परीक्षा की तैयारी का तरीका बदल दिया, वैसे ही बीजेपी ने चुनाव लड़ने का तरीका बदल दिया है। वह कहते हैं, जैसे हमारे आपके पुराने तरीकों से आज आईआईटी में एडमिशन नहीं मिल सकता, वैसे ही विपक्ष के पुराने तरीकों से चुनाव नहीं जीते जा सकते। दूसरी तरफ विपक्ष और खासकर कांग्रेस की लगातार हार के पीछे कई कारण हैं। योगेंद्र यादव के अनुसार विपक्ष की सबसे बड़ी विफलता एक जवाबी कहानी गढ़ने में असमर्थता है। विपक्ष का नैरेटिव सिर्फ मोदी की आलोचना तक सीमित है। वो ये तो बताता है कि मोदी सरकार ने क्या गलत किया, लेकिन वो भविष्य का कोई विश्वसनीय और सकारात्मक खाका पेश नहीं कर पाता। यादव बताते हैं कि विपक्ष तीन महत्वपूर्ण चीज़ों को समझने में नाकाम रहा है: राष्ट्रवाद, अपनी सभ्यता की विरासत पर गर्व और देश के धर्मों से जुड़ाव। इन तीनों पर बीजेपी ने अपनी पकड़ बना ली है, जबकि विपक्ष इस मैदान को खाली छोड़ चुका है। संगठनात्मक विफलता भी एक बड़ा कारण है। विपक्ष बीजेपी जैसी चुनावी मशीन के सामने टिकने में पूरी तरह नाकाम रहा है। योगेंद्र यादव कहते हैं कि यह एक सामान्य लोकतांत्रिक दौर नहीं है, बल्कि एक प्रतिस्पर्धी अधिनायकवाद का दौर है, जिसमें सत्तावादी सरकार चुनावों का दिखावा करती है। अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी खुद एक समस्या हैं? योगेंद्र यादव इससे पूरी तरह सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि जो लोग राहुल गांधी से मिलते हैं, वे उनसे बेहद प्रभावित होते हैं। उनके अनुसार समस्या राहुल गांधी के व्यक्तित्व में नहीं, बल्कि तीन चीज़ों में है। पहला, उनके पास एक दृष्टि के कुछ अंश तो हैं, लेकिन उसे प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने की क्षमता नहीं है। दूसरा, वे अपनी बड़ी दृष्टि को संगठन के स्तर पर जमीन पर नहीं उतार पाते। और तीसरा, वे संगठन में अच्छा काम करने वालों को इनाम और बुरा करने वालों को सजा देने की व्यवस्था नहीं बना पाए हैं। बदलाव की चाबी विपक्ष के ही हाथ में है। उसे एक सुसंगत और सकारात्मक नैरेटिव गढ़ना होगा और एक ऐसी चुनावी मशीन बनानी होगी जो बीजेपी का मुकाबला कर सके। द वायर ने अमेरिकी गैर लाभकारी संगठन फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि वैश्विक इंटरनेट स्वतंत्रता में लगातार 15वें साल गिरावट दर्ज की गई है। फ्रीडम ऑन द नेट 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का दर्जा आंशिक रूप से स्वतंत्र बना हुआ है और यह 72 देशों में 51वें स्थान पर है। आखिरी बार 2021 में संगठन ने भारत को इंटरनेट नियंत्रण के मामले में स्वतंत्र दर्जा दिया था। रिपोर्ट में पाया गया है कि ऑनलाइन स्पेस में हेरफेर बढ़ा है, क्योंकि अधिकारी अपने पसंदीदा विचारों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। चीन और म्यांमार इंटरनेट स्वतंत्रता के लिए दुनिया के सबसे खराब देश बने हुए हैं, जबकि आइसलैंड में सबसे स्वतंत्र ऑनलाइन माहौल पाया गया। भारत के संदर्भ में
रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में ऑनलाइन सूचना का माहौल गलत सूचनाओं से भरा है। पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के दौरान सोशल मीडिया पर एआई जनित या भ्रामक वीडियो की भरमार थी। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने मंगलवार सुबह एक मुठभेड़ में कुख्यात माओवादी नेता मांडवी हिडमा उर्फ संतोष, उसकी पत्नी और 4 अन्य को मार गिराया। हिडमा का मारा जाना पहले से ही कमजोर हो रहे माओवादी आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। हिडमा न केवल लंबे समय से सुरक्षा बलों को चकमा दे रहा था, बल्कि उसे एक सैन्य रणनीतिकार और भयंकर लड़ाका भी माना जाता था। वह प्रतिबंधित सीपीआई, माओवादी की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख था। छत्तीसगढ़ के सुकमा में जन्मा हिडमा सेंट्रल कमेटी का सबसे युवा सदस्य था। उस पर 50 लाख रुपए का इनाम था और वो कम से कम 26 बड़े घातक हमलों में शामिल था। इसमें 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ कैंप पर हमला, जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे, और 2013 का झीरम घाटी हमला, जिसमें कांग्रेस के कई शीर्ष नेता मारे गए थे, शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार कभी देश के लिए सबसे बड़ा आतंकवादी खतरा माना जाने वाला माओवादी आंदोलन अब खत्म होने की कगार पर है। सरकार ने मार्च 2026 तक इस आंदोलन को समाप्त करने की समय सीमा तय की है। हिडमा के मारे जाने के साथ ही अब इस आंदोलन का अंत और भी निकट दिखाई दे रहा है। जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार सरकार ने चुनाव से पहले विभिन्न आजीविका कार्यक्रमों के तहत लगभग 40,000 करोड़ रुपये बांटे, जो वोट खरीदने के बराबर था। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार उन्होंने कहा, सरकार की स्वरोजगार योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 60,000 से 62,000 महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए। उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि यदि सत्तारूढ़ गठबंधन सत्ता में वापस आता है तो उन्हें 6 महीने के भीतर 2 लाख रुपये और मिलेंगे। किशोर ने कहा कि इस पैसे को बांटने के लिए जीविका दीदी, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 6 महीने के भीतर इस वादे को पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, अगर सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि पैसा किसी योजना के तहत नहीं, बल्कि केवल वोट खरीदने के लिए दिया गया था। बिहार में वोटर लिस्ट से 7 लाख डुप्लीकेट नाम हटाए गए थे, लेकिन लगता है कि चुनाव आयोग भाजपा से जुड़े कम से कम 3 ऐसे लोगों के नाम हटाने से चूक गया, जो बिहार के साथ साथ देश में एक और जगह पर भी वोटर के रूप में पंजीकृत थे। ऑल्ट न्यूज़ की जांच से पता चलता है कि उत्तराखंड भाजपा किसान मोर्चा के सोशल मीडिया समन्वयक प्रभात कुमार ने बिहार विधानसभा चुनावों में मतदान किया, लेकिन उन्होंने पिछले साल आम चुनावों के दौरान उत्तराखंड में भी मतदान किया था। इसी तरह भाजपा की दिल्ली इकाई में पूर्वांचल मोर्चा के प्रमुख संतोष ओझा ने बिहार और दिल्ली दोनों जगह वोट डाला। तीसरे हैं नागेंद्र पांडे, जो दिल्ली में भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे और जिन्होंने फरवरी में दिल्ली विधानसभा और 6 नवंबर को बिहार के सीवान में अपना वोट डाला। इन सभी के वोटर आईडी 2 जगहों पर सक्रिय प्रतीत होते हैं। कटिहार से लोकसभा सांसद और कांग्रेस के अनुभवी नेता तारिक अनवर का मानना है कि कृष्णा अल्लावरू को पार्टी का बिहार प्रभारी नियुक्त करना ही राज्य में पार्टी की हार का कारण बना। अनवर ने द प्रिंट से कहा, जिस व्यक्ति को बिहार का कोई ज्ञान नहीं है, जिसके पास कोई अनुभव नहीं है, उसे वहां भेजा गया था। ये शुरू से ही एक गलत फैसला था। आंध्र प्रदेश के अल्लावरू को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। अनवर ने कहा कि एक प्रभारी से कुछ ही महीनों में बिहार जैसे जटिल राज्य को समझने की उम्मीद करना अवास्तविक था। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि कांग्रेस को 50 से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। केदारनाथ धाम में इस साल तीर्थयात्रियों की संख्या रिकॉर्ड 17.68 लाख तक पहुंच गई, लेकिन इस बढ़ती भीड़ ने एक विशाल कचरा प्रबंधन संकट भी खड़ा कर दिया है। इस यात्रा सीजन में 2324 टन कचरा इकट्ठा हुआ, जो पिछले साल की तुलना में 325 टन अधिक है। प्लास्टिक की बोतलें, फेंके गए बरसाती कोट और अन्य गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे ने मंदिर परिसर और ट्रैकिंग मार्गों पर सफाई अभियान को जरूरी बना दिया है। पर्यावरण विशेषज्ञ नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर अनियंत्रित पर्यटन के बढ़ते प्रभाव पर गंभीर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्लास्टिक कचरा बर्फ के पिघलने की रफ्तार को तेज करता है, जिससे पर्यावरण और अस्थिर हो जाता है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अल फलाह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी मंगलवार शाम को हुई। इससे पहले ईडी ने 10 नवंबर के दिल्ली ब्लास्ट की जांच के सिलसिले में मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में 25 स्थानों पर तलाशी ली थी। जिन जगहों पर छापेमारी की गई, उनमें अल फलाह विश्वविद्यालय और उससे जुड़े लोगों के ठिकाने शामिल हैं। ईडी की यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं, शेल कंपनियों और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सांस्कृतिक प्रतीक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में असम सरकार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 208 के तहत मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस मंजूरी से राज्य पुलिस को आरोप पत्र दाखिल करने की अनुमति मिलती है। गर्ग की मौत सिंगापुर में हुई थी, जहां वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में भाग लेने गए थे। 19 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई थी और उनके अंतिम संस्कार के बाद कई प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसके बाद राज्य सरकार ने मामलों की जांच के लिए सीआईडी के तहत एक विशेष जांच दल का गठन किया। इसके बाद इस संबंध में फेस्टिवल आयोजक श्यामकानू महंत, उनके प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा और अन्य सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा है कि फंडिंग में कटौती दुनिया भर में गहराते भूख संकट को और बदतर कर देगी। उसने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगले साल 30 करोड़ से अधिक लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करेंगे। संगठन ने अपनी 2026 ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि अनुमानित 318 मिलियन लोग 2026 में गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करेंगे, जो 2019 की तुलना में दोगुनी से भी अधिक संख्या है। WFP को उम्मीद है कि वो 2026 में लगभग 110 मिलियन लोगों को ही भोजन उपलब्ध करा पाएगा, जिससे एक बड़ी आबादी सहायता से वंचित रह जाएगी। संगठन ने कहा कि दुनिया गाजा और सूडान के कुछ हिस्सों में एक साथ अकाल से जूझ रही है। 21वीं सदी में ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। अक्टूबर 2025 में भारत के रत्न और आभूषण के निर्यात में 30% से ज़्यादा की भारी गिरावट आई है, जबकि आयात में भी 19% की कमी दर्ज की गई है। द वायर के अनुसार अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों में सोने के आभूषण जैसे लग्जरी सामान की मांग कम हुई है। सोने चांदी के दामों में लगातार हो रहे बदलाव से विदेशी खरीदारों ने ऑर्डर घटा दिए हैं। इस गिरावट का असर भारत के ज्वेलरी सेक्टर पर पड़ रहा है, जिसमें 50 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। संगीतकार फिलिप ग्लास के ओपेरा सत्याग्रह की एक नई और अनूठी पेशकश पेरिस में होने जा रही है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कोरियोग्राफर बॉबी जीन स्मिथ और ओर श्राइबर इस ओपेरा को अपने अनूठे अंदाज में प्रस्तुत करेंगे। 1980 की यह कृति महात्मा गांधी और उनके शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर आधारित है। स्मिथ ने कहा कि सत्याग्रह का संगीत आपको अभिभूत कर देता है और ये दबाव आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। श्राइबर ने कहा कि अहिंसक प्रतिरोध की ताकत के साथ हिंसा का मुकाबला करना एक गहरा मानवीय कार्य है। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव जरूर भेजें। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। आप हरकारा को सबस्टैक के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, ट्विटर और ब्लू स्काई पर भी पा सकते हैं। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।